सबसे पहले जो हम चार्ज की प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, हम कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा। कुछ तो बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको फाइनली जब समराइज करूंगा तो बता भी दूंगा एक बार कि चार्ज स्केलर होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। तो अभी हम इन सिंपल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे। लेट अस डिस्कस सम टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक लिखते जाना बेटा साथ साथ में, एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच establishes the discrete nature of charge। डिस्क्रीट क्या होता है वो भी समझेंगे। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता चलता है कि चार्ज की नेचर डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब है नॉन कॉन्टिन्यूस। मतलब जब हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हो तो हम उसे बोलते हैं डिस्क्रीट। अभी तक देखो जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये हमें पता चल गया कि चार्ज होता क्यों है किसी भी एटम के पास। चार्ज इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी के बेसिस पे देखो, द चार्ज ऑफ ए बॉडी, इस डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है, दैट द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज अवेलेबल in the form of discrete multiples, या discrete वर्ड दो बार नहीं यूज करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसी भी बॉडी का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या इलेक्ट्रॉन्स के गेन के कारण। तो क्वांटाइजेशन सेज कि चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और आपको पता है बेटा फंडामेंटल चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, क्वांटाइजेशन मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास क्यू चार्ज है तो दैट इज ऑलवेज अवेलेबल एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। प्लस माइनस पहले ही लिख दिया। एन क्या है, कैन बी 1 2 3 4 5 so on। n is actually the number of electrons lost or gained by the atom। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ वो n है। एंड बेटा यू नो कि इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिवीजन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इसलिए हमारे पास ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इट सेज कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा, अगर तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और मिनिमम चार्ज आपको देखना है तो दैट विल बी +1e, और अगर नेगेटिव हुआ तो -1e। ऐसे ही उससे ज्यादा होगा तो +-2e, उससे ज्यादा होगा तो +-3e। यू कैन नॉट हैव समथिंग लाइक 3.5e। क्वांटाइजेशन सेज कि जो इंटीग्रल मल्टीपल्स है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, या ऐसे लिखूंगा, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज आर पॉसिबल। फंडामेंटल चार्ज के सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल्स ही पॉसिबल हैं। ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज आर पॉसिबल। जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस ई का कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता है।
फ्रैक्शनल मल्टीपल्स, या सीधा लिखो n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू सोचें, थिंक अबाउट एनी मैथमेटिकल वैल्यू और बोलें कि हाँ ये तो चार्ज होगा किसी का। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक मैथमेटिकल वैल्यू किसी ना किसी चार्ज को रिप्रेजेंट करे, ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज की वही वैल्यूज पॉसिबल है जो इस फंडामेंटल चार्ज की, ये पता है आपको बेटा फंडामेंटल चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम, ये हमारा फंडामेंटल चार्ज है। इसका कभी भी फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन का ये मतलब है, मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूं जो लिखा है। क्वांटाइजेशन से हमें ये पता चलता है दैट द चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर, इट इज नॉट कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब है नॉन कंटिन्यूस। और चार्ज हमेशा अवेलेबल किस फॉर्म में है? यू शुड राइट दिस, चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ integral multiple of fundamental charge. The fractional multiples are not possible and therefore charge will be always available as plus minus 1e. This is the minimum possible charge. इससे नेक्स्ट वैल्यू कोई पॉसिबल होगी तो वो प्लस माइनस 2e होगी, उससे नेक्स्ट कोई वैल्यू पॉसिबल होगी तो प्लस माइनस 3e. You cannot have fractional multiples, only the integral multiples of charge are possible. एंड इस चीज को अगर आपने ऐसे समझना है, सपोज करो मैं ये एक लाइन बना रहा हूं और दूसरी लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, आई हैव मेड 2 लाइन्स हियर। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है बेटा, इस ऊपर वाली लाइन को मैं बोलूंगा ये कंटिन्यूस लाइन है, और जो नीचे वाली लाइन है ना, दिस इज नॉन कंटिन्यूस। इसी नॉन कंटिन्यूस लाइन को डिस्क्रीट बोलते हैं। आप एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं मास की बात करूं और आपको ऐसे बोलता हूँ कि हमारी क्लास में ये जो 10 बच्चे हैं, मिनिमम जो है किसी का मास वो 60 है और मैक्सिमम जो है वो 80 है, राइट? कैन यू थिंक ए वैल्यू इन दोनों के बीच में कि जो पॉसिबल नहीं हो? कोई ऐसी वैल्यू जो 60 और 80 के बीच में पॉसिबल नहीं हो, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ओवर ए गिवन रेंज, ये अगर हमें कोई रेंज दी है 60 से 80, तो इस रेंज के बीच में सारी वैल्यूज पॉसिबल है मास की। लेकिन अगर मेरे को कोई चार्ज की वैल्यू दी है, ये एक चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम, जो आपको पता है किसी प्रोटॉन का चार्ज है, और कोई दूसरा चार्ज है सपोज 6.4 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट मैथमेटिकल वैल्यूज है, ये तो पता है ना। कोई भी दो नंबर होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में भी मैं बताऊं, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? देयर आर सो मेनी वैल्यूज, 1.01, 1.02, इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। लेकिन क्या वो सारी की सारी वैल्यूज किसी बॉडी के चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगी? द आंसर इज नो। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी मैथमेटिकल वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसे याद रखें, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिस Q इज, व्हाट इज दिस Q? Q इज द चार्ज ऑफ ए बॉडी, तो हम बोलते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई तो फंडामेंटल चार्ज है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपने जितने भी क्वेश्चंस करोगे या जो भी कॉन्सेप्ट समझोगे ना, उसमें इस चीज का ध्यान रखना, एन कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, ठीक है। ई तो फिक्स है हमारे पास, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है, बट एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्वांटाइजेशन को अगर एक ही लाइन में बताना है तो सिंपली ये स्टेटमेंट लिखो, फ्रैक्शनल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज आर नॉट पॉसिबल। फंडामेंटल चार्ज के फ्रैक्शनल मल्टीपल्स जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और। अगर मैं लिखूं n
Q इक्वल टू n की वैल्यू 1 लिखूं तो आई विल राइट या तो +1e या -1e। इससे नेक्स्ट वैल्यू होगी +-2e। इससे नेक्स्ट वैल्यू होगी +-3e, देन +-4e। और e क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को हम बार बार नहीं लिखते, थोड़ा सा लेंथियर वैल्यू दिखती है तो हम इसे e से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? फंडामेंटल चार्ज। व्हाट इज दिस e? इट इज फंडामेंटल चार्ज। तो अगर मैं e की वैल्यू डाल दूं, आई विल से q इक्वल टू +or-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। +-2e लिखूं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है मैं कहां से लिख रहा हूं ये वैल्यूज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, यहाँ 2 के साथ, यहाँ 3 के साथ और यहाँ 4 के साथ। कभी भी बेटा आपको n पता करना होगा तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे n इक्वल टू Q/E। यहाँ आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने होंगे, जस्ट राइट दिस इक्वेशन n इक्वल्स टू Q/E। मतलब n इक्वल टू चार्ज गिवन, जो भी चार्ज दिया होगा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एनसीईआरटी में भी आपको मैं बताऊंगा आज क्वेश्चंस कुछ इस पे बेस्ड, डिवाइडेड बाय फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज की क्या वैल्यू है? दैट इज फिक्स्ड वैल्यू। फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी है? ये लिखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नोट कर ले, आपको नहीं करना तो देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल क्वेश्चन देता हूं, बट यू विल कैलकुलेट इट। कैन ए बॉडी हैव a charge of 2.8 into 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, और जस्टिफाई करना है, खाली यस नो में आंसर नहीं चाहिए मुझे। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर कि हो सकता है उसका ये रीजन है, नहीं हो सकता उसका ये रीजन है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सिंपली सिंपल एक ही फॉर्मूला बेटा, एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज n इक्वल टू Q/E। Q आपको दे रखा कितना? 2.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, डिवाइडेड बाय E की जगह क्या लिख लोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो n ना हमेशा यूनिट लेस होगा, ये कूलम कूलम कट गया, ये 2.8 है, ये 1.6 है, इसको तो आप सीधा 28/16 ही लिख दो। और इसके साथ आएगा 10⁻, यहाँ देखना सिंपल है वैसे, मैं फिर भी बताता हूँ। ये -18 है, यहाँ से -19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -18 + 19 विल बिकम 1। तो ये 10⁻1 आ गया। फिर ये 28/16 है, इट विल बी फर्स्ट गो में इट विल बी 14/8। ठीक है, और फिर ये बचा आपके पास 7 और ये 4, तो आपका आंसर आ गया 70/4। 70/4 मतलब n आपके पास आया 35/2, या यू कैन राइट इट एज 17.5। ठीक है, n आपके पास कितना आ गया? 17.5। तो आप ये बोलोगे सिंस n कैनॉट बी ए फ्रैक्शन, n जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, देयरफॉर यहां फ्रैक्शन किसकी वजह से आया? इस वैल्यू की वजह से आया, देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉसिबल चार्ज। ये जो वैल्यू लिखी है ऊपर 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये किसी पार्टिकल का चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ये मतलब है बेटा नॉन कॉन्टिन्यूस होने का, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू सोचे और बोले हाँ ये किसी का चार्ज होगा। इट इज नॉट नेसेसरी।
कभी भी आपके पास n फ्रैक्शन में आ गया तो मतलब वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट शुड नेवर बी ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक तो हम क्वांटाइजेशन के बेसिस पे बेटा ये पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू चार्ज की पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। फिर क्वांटाइजेशन से एक तो हमें ये पता चल गया कि हम कोई वैल्यू देख के आइडिया लगा सकते हैं, गैस लगा सकते हैं, कैलकुलेट करके कि पॉसिबल चार्ज है या नहीं। दूसरा, अगर हमें कोई पॉसिबल चार्ज दिया हुआ है, मान लो हमें दिया है कि 1 कूलम चार्ज है किसी बॉडी के पास, दो चीजें देखो बेटा, ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब बेसिक चार्ज। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, मीन्स जो फर्दर डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, पॉजिटिव होगा तो ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ उनकी नेचर को डिस्क्राइब करता है। अब दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं, एक बॉडी के पास है 1 कूलम चार्ज। सो आप वैल्यूज देख के, जस्ट मैथमेटिकली वैल्यूज देख के, कौन सी, एक ये वाली वैल्यू है यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लीव दिस साइन, और दूसरी वैल्यू है 1 कूलम। आप इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी लग रही है, विच इज बिगर वैल्यू? ऑब्वियसली ये को, ये माइनस है ना पावर, तो ये तो 0.0000000 ऐसे बड़े सारे जीरो लगाने के बाद लिखेंगे, सो दिस इज ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू, और जो 1 कूलम है दैट इज ए बिगर वैल्यू। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितनी वैल्यूज को जोड़े ताकि 1 कूलम चार्ज बन जाए। 1 कूलम इज ए बिगर अमाउंट ऑफ चार्ज एज कंपेयर टू फंडामेंटल चार्ज। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगेन ध्यान रखना इस चीज का, जब भी आपको कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी होगी और अभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, जस्ट डिवाइड द गिवन चार्ज बाय द यूनिवर्सल फंडामेंटल चार्ज। क्यू का वैल्यू कितना है, गिवन है, कुछ और होता तो वही लिखते 1 कूलम, डिवाइडेड बाय ई तो फिक्स्ड है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, इतने में इसको सॉल्व कैसे करना वो बताऊंगा अभी, बट इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बोलिए। यहां से कूलम कूलम कट जाएगा, क्योंकि एन जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा तो उसमें यूनिट नहीं आएगा, ये कूलम और ये कूलम कटा। अब देखो बिना कैलकुलेटर के करना आपको, यू कैन राइट दिस वैल्यू एज, नीचे देखो क्या लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैन वी राइट 16 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ -19 दिख रहा है, ये भी 16/10 आएगा, तो -19 -1 -20 हो गया। सो दैट वे आपका जो n आएगा बेटा, ये 10⁻⁻20 वाली जो टर्म है, नेगेटिव पावर है, यू कैन टेक इट अप एंड राइट 10⁻20 डिवाइडेड बाय 16। इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 16 को तो ऊपर नहीं ले जा सकते, बीइंग नेगेटिव पावर यू कैन राइट इट इन द न्यूमरेटर। नाउ ये जो 10⁻20 है, इसको लिख सकते हैं हम 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, सेम रहा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए, आप बोलोगे कैलकुलेटर चाहिए, नो नीड ऑफ कैलकुलेटर। 16 और 100 पूरा डिविजिबल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप टेबल याद रखें, 16 6s are 96, ठीक है, यू आर लेफ्ट विद 4, देन पुट अ डेसिमल, 0 हो गया, 16 2s are 32,
4 था ना, 40 के नीचे 32 आ गया, 8 बचा, फिर 0 आया, 16 5s are 80, दिस द आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6.25 इंटू 10 रेज पर 18, 6.25 इंटू 10 रेज पर 18। सो क्या बोलेंगे? therefore 1 coulomb of charge has 6.25 into 10 raised पर 18 electrons। अब somebody can say ये तो फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये तो फ्रैक्शन है क्योंकि 6.25 है, बट अब फ्रैक्शन नहीं है ये। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें, मैं अगर कभी 12 को 1.2 इंटू 10 लिखूं तो क्या वो फ्रैक्शन बना? नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पॉजिटिव पावर है ना, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव आई पावर, हाँ, अगर यहाँ -18 जैसा कुछ आता तो फिर वो फ्रैक्शन बोला जाता है। ये एक्चुअली कैसा है? 625 लिखना इंटू 10 रेज पावर 16, 2 जीरो इसके डिनोमिनेटर में जो आएंगे वो इसके साथ कट जाएंगे, तो 625 के बाद कितने जीरोस? 16 जीरो लगेंगे बेटा, मैं 16 नहीं लिख रहा हूं, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, हाँ, इट इज ए वेरी लार्ज नंबर। तो क्या कंक्लूजन निकला कि 1 कूलम चार्ज जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? साइंटिफिकली ऐसा लिखा जाता है नंबर को, 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकलेंगे तो उसके पास 1 कूलम चार्ज होगा। आपको पता है कि एक बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 E, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +2 E। अगर 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकले तो तब जाके उस बॉडी के पास चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। ठीक है, जब भी कोई अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन होगा तो उस अमाउंट ऑफ चार्ज को आप फंडामेंटल चार्ज से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने क्या कैलकुलेट किया कि अगर 1 कूलम चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही अगर आपको दिया है कभी 1 मिली कूलम चार्ज, मिली कूलम कितना होता है? 10 रेज पर -3 कूलम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसी के बेसिस पे बोल देना, 6.25 इंटू 10 रेज पर 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इफ यू हैव समथिंग लाइक माइक्रो कूलम चार्ज, माइक्रो होता है बेटा 10 रेज पर -6, 6.25 इंटू 10 रेज पर 3 और कम कर दो। कोई और चार्ज दिया नैनो कूलम, नैनो क्या होता है? 10 रेज पर -9 कूलम, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? तो 3 और कम करो। अगर एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी तो उसका चार्ज 1 नैनो कूलम होगा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और करेंगे अभी, क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है। एक पॉलिथीन पीस को वूल के साथ रब किया एंड इट वाज फाउंड कि पॉलिथीन के पास इतना नेगेटिव चार्ज आ गया, कितना? 3.2 इंटू 10 रेज पर -7 कूलम। वैल्यू इज गिवन, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। अब इसमें आपने ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, किसमें से किसमें गए हैं। वूल के साथ पॉलिथीन को रब किया है एंड इट इज सेड कि पॉलिथीन का इतना नेगेटिव चार्ज है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर हुए हैं तो क्या कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है? ठीक है, और अगर हुआ है तो वो भी बताओ कितना मास ट्रांसफर हुआ है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? सिंपल है, देखो बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्या दिया है बेटा? पॉलीथीन का नेगेटिव चार्ज है इतना। जब n कैलकुलेट करना है उसमें नहीं लिखेंगे हम प्लस माइनस, बट वी नो कि सिंस पॉलीथीन हैज नेगेटिव चार्ज, पॉलीथीन हैज नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर मतलब क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम
वूल टू पॉलिथीन। क्लियर हो गया? क्योंकि जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, n इज इक्वल टू q बाई e। एक ही तो फॉर्मूला है। सो q कितना दिया बेटा? गिवन वैल्यू लिखनी है आपने 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और e तो यूनिवर्सल वैल्यू है। सो दिस इज 1.6, this is 3.2, it will be 2 -7, यहां से ये -19 ऊपर आएगा, +19 हो गया 12। तो आंसर इज 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इंटू 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ? 2 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ? क्या बोलेंगे? 2 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। किसमें से? फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं, ये नोट करना तो आप कर लीजिए। कहेंगे कि हमें तो नहीं पता चला, मतलब वो पॉलीथीन हैवी नहीं हो जाएगा, बट एक इलेक्ट्रॉन का मास जीरो नहीं होता है। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू बट इट इज नॉट जीरो। सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। क्या हुआ बेसिकली इसमें? 2 इंटू 10⁻12 electrons are transferred from wool to polythene। तो मास कितना ट्रांसफर हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इंटू 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। स्मॉल वैल्यू है बट जीरो तो नहीं है ना। तो इतना मास ट्रांसफर हुआ वूल से पॉलीथीन। कितना? 18.2 इंटू 10⁻19 kg। इतना मास ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो जब भी मास, जब भी चार्जिंग हो रही है, मतलब जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बोलेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिव हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो नेगेटिव हो गई। बट एट द सेम टाइम मास की बात भी करनी है। मतलब अगर मैं आपको एक मेरे पास एक बॉडी है, सपोज इस बॉडी का मास है m, और इस बॉडी का जो चार्ज है वो है q सपोज करो। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद मैंने इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए। दिस बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से ये बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हो गई, और इसका मास हो गया सपोज m डैश। एट द सेम टाइम अगर इसी बॉडी में मैं इलेक्ट्रॉन डालूं और ये बोलूं कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाले, तो इलेक्ट्रॉन डालने से तो बॉडी का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। अब इसका मास हो गया m डबल डैश। यहाँ कितना मास हो गया? m डैश। जब बॉडी न्यूट्रल थी उसका मास था m। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, मास हो गया m डैश। तो ऑब्वियसली जो m डैश है वो m से छोटा है। क्यों? क्योंकि बॉडी पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हुई? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसका मास कम हो जाएगा, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो उसका मास बढ़ जाता है। मतलब एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हैवियर होती है एज कंपेयर टू ए न्यूट्रल बॉडी, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो लाइटर होगी। क्वेश्चंस भी है बेटा, इसमें भी क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन फॉर यू। क्वेश्चन नोट पक्का करना है बेटा। इफ ए बॉडी loses 10⁻9 electrons per second, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। देन आफ्टर व्हाट टाइम the charge of the body will be 1 coulomb. After what time charge of the body will be
1 कूलम चार्ज कितनी देर बाद होगा? अगर एक बॉडी हर सेकंड में, एवरी सेकंड उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज होगा 1e। हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो कितनी देर बाद उस बॉडी का चार्ज 1 कूलम होगा? देखो, चार्ज ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकंड कितना है? चार्ज ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा हर सेकंड? कितने? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज होता है 1e। अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो चार्ज कितना होगा? 10⁻⁹e, विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, can be written as 1.6 into 10⁻⁻10 coulomb। इतना चार्ज हो गया बॉडी के पास 1 सेकंड के बाद। दिस इज एज पर क्वेश्चन। 1 सेकंड बाद कितना चार्ज है? 1.6 into 10⁻⁻10 कूलम। तो कितनी देर बाद ये वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी? देखो, सिंस हमने टाइम कैलकुलेट करना है तो ऐसे करो, टाइम फॉर यूनिटरी मेथड से करना है। 1.6 into 10⁻⁻10 कूलम कितना? 1 सेकंड बाद इतना चार्ज हो गया, या इतना चार्ज हुआ कितनी देर बाद? 1 सेकंड बाद। तो टाइम फॉर 1 कूलम कितना होगा? 1/1.6 into 10⁻⁻10 सेकेंड। कैन वी राइट जैसे पहले कर रहे थे 1/16 into 10⁻11, यही 16 आ गया by 10, which can be written as 100 into 10⁻9, 9 and 2 11 हो गया ये वाला, divided by 16। So that way ये 100/16 तो आपके पास आप वैल्यू याद ही रहना चाहिए, 6.25 into 10⁻9 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो 6.25 into 10⁻9 सेकेंड के बाद बॉडी का चार्ज कितना होगा? 3 मिनट के आसपास। लेट अस सी कितना टाइम आया बेटा? आप कह रहे हो 3 मिनट के आसपास होगा। लेट अस सी कितने मिनट है। 6.25 into 10⁻9 सेकेंड। 3 मिनट कैसे कैसे आइडिया लगाया आपने? 3 मिनट तो बेटा 180 सेकेंड हुए। 180 मतलब अगर वैल्यू भी ऐसे लिखनी है तो आई विल राइट 1.8 into 10⁻²। आप इसको कैसे बोल रहे हो ये 3 मिनट हुआ? बोलो, समझ आया क्या बोला मैंने? मेरे पास टाइम का ये वैल्यू आया है t इक्वल टू 6.25 into 10⁻9 सेकेंड। और मैं आपको एक गेस लगाने के लिए बोल रहा हूँ, रैंडम गेस ही लगाओ चाहे, कि ये कितने टाइम है, ये छोटा टाइम है थोड़ा या बड़ा टाइम है। सी, रैंडम नहीं करेंगे अभी हम। इट इज ए वेरी बिग टाइम एक्चुअली। अगर देखा जाए आपको सेकंड लग रहा है तो ये ऐसे लग रहा होगा सेकंड बड़ा छोटा सा टाइम है बेटा। अगर 10⁻² सेकंड होता है सो दैट इज 100 सेकंड। 100 सेकंड मतलब कितने मिनट? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 100 या 120 सेकंड अगर कभी होगा, या ऐसे लिखूं मैं 1.2 into 10⁻², तो ये हो गया आपके 2 मिनट। दिस इज योर 2 मिनट्स। तो आप गेस करो कि अगर मैं यहाँ 3 कर दूं 20 मिनट्स हो जाएगा, 4 कर दूं 200 मिनट्स हो जाएगा, 5 कर दूं 2000 मिनट हो जाएगा। यहाँ तो 9 है, तो हम क्या करते हैं, देखो यू नो व्हाट इज, ये बहुत बड़ा टाइम है इसलिए मैं आपको बड़ा यूनिट से स्टार्ट करता हूँ। 1 ईयर होता है बेटा 365 डेज, दैट इज इक्वल टू 365 into 24 आवर्स।
that will be equal to 365 into 24 into 3600 second. This is the number of seconds in a year. तो 1 सेकेंड को क्या लिखना है? 1 by, डोंट कैलकुलेट, जस्ट सी कि करना कैसे है. ठीक है, nobody is going to check, nobody is going to see कि आपको ये कैलकुलेशन आती है या नहीं आती है, बट everybody will be making an idea कि क्या आप इस वैल्यू को थोड़ा सा गैस से ही कर सकते हो या वो भी बहुत गलत सा लगाओगे. 3 मिनट तो इट्स वेरी रॉन्ग आंसर. तो इस सेकंड को देखो, अब मैंने इस सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? ईयर में. आई विल राइट इट एज t इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड था, डिवाइडेड बाय 365, 24, 3600 ईयर. और अगर आप इसको कैलकुलेट करो, अभी आपके पास बड़ा टाइम है वैसे, यू कैन कैलकुलेट, इट विल बी 198 ईयर्स. 198 ईयर्स मतलब ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स के बराबर है. तो यू कैन मेक ए गेस नाउ कि 200 साल, 200 ईयर्स, इट्स अ वेरी बिग टाइम. ठीक है, 3 लाइफ्स के बराबर है ऑलमोस्ट, 3 ह्यूमन लाइफ्स. ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, इट कैन बी 2.5, 4 भी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है आजकल. सो इसका मतलब ये हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या लिखूंगा आप इसको नोट डाउन कर लेना. इफ ए बॉडी लूजेस 10⁻⁹ electrons per second, then after 198 years, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200, 198 लिखते हैं. If a body loses 10⁻⁹ electrons per second, then after 198 years, the charge of the body will be 1 coulomb. Now on the basis of this, you can make a guess कि 1 coulomb देखो कितना बड़ा चार्ज है. ये नंबर छोटा नहीं है, ये वाला 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल रहे हैं. 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स इज मिलियंस एंड ट्रिलियंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी से निकले पर सेकेंड, ह्यूज नंबर. इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से अगर पर सेकेंड निकलेंगे तो तब भी ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लग जाएंगे. ठीक है, और अगर यही नंबर देखो, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये इतने बड़े बड़े नंबर्स कैसे याद रखने हैं या ये कैसे पॉसिबल है. अगर मैं इसी वैल्यू को 10⁻10 कर देता ना, तो ये 200 ईयर्स की जगह 20 ईयर्स आ जाता. फिर आप लगते हाँ ये तो कंफर्टेबल टाइम है. 10⁻11 कर देता तो ये 2 ईयर्स आ जाता. अब इस तरह की हिट एंड ट्रायल्स, इस तरह की कैलकुलेशंस आप खुद चेक करो कि अगर एक बॉडी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है पर सेकेंड, नाउ शुड बी बिट मैथमेटिकल आल्सो. एक बॉडी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड करती है तो 200 साल के बाद बॉडी का चार्ज होगा 1 कूलम. 10⁻9 की जगह 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स करती है पर सेकेंड लूज, तो आफ्टर 20 ईयर्स उसका चार्ज 1 कूलम होगा. 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर बॉडी से निकल रहे हैं तो 2 साल के बाद 1 कूलम चार्ज होगा. ठीक है, आप खुद करिए. 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी से निकल रहे हैं पर सेकेंड तो 0.2 ईयर्स के बाद बॉडी का चार्ज 1 कूलम होगा. तो जितना आप ये नंबर बढ़ाते जाओगे ना, ये वैल्यू उतनी कम होती जाएगी. सो ये जो पहले क्वेश्चन किया ये वाला, ये भी यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, दिस इज अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सिंपली आज हमने एक ही फॉर्मूला सीखा, Q इक्वल टू प्लस और माइनस NE, और N जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता. ठीक है, इसको कल हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. क्वांटाइजेशन में कुछ आपको और चीजें भी बतानी है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है,
ठीक है, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आज के लिए हमारा पूरा जो